हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, जिसमें पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर दिया, जिसमें हमने 1.1 यानी भूमिका के बारे में बात की थी। भूमिका यानी आपको सारे नंबरों के बारे में बताना था, जो जिस तरीके से 2023-24 का आपका कोर्स सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको सारे नंबरों को बड़े प्यार से अच्छे से समझाया है। जिस भी बच्चे ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले रिक्वेस्ट है वो उस लेक्चर को लें, क्योंकि कहीं से भी बेस आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए। एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ेंगे हम, एक लहजे के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि आबड़ तबड़ में पढ़ रहे हैं, आबड़ तबड़ से कुछ नहीं होता, एक तरीके से पढ़ना है हमें। तो अगर नहीं लिया है तो पहले उस लेक्चर को लें और डरें बिल्कुल ही नहीं, एकदम मस्त आपको सब कुछ समझ में आएगा बड़े प्यार से। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 के लिए पढ़ना है, तो 1.2 का एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसके बारे में हम समझेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको दो नंबरों के बारे में बताया था, एक था आपका भाज्य युक्ति, आपकी अभाज्य संख्या। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, लिखना ही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यानी सर एक समझाएं कैसे। मैंने कहा कि देखो, आपको पता है कि अभाज्य संख्या आपने पढ़ी है और भाज्य संख्या भी आपने पढ़ी है, दोनों पढ़ी है आपने, अभाज्य भाज्य दोनों ही पढ़े हैं आपने, भाज्य और अभाज्य दोनों ही पढ़े हैं आपने। यानी मैं कह रहा हूं कि 15 है, मानो फॉर एग्जांपल 15 कैसा नंबर है आपको पता है, भाज्य, क्योंकि इसके दो से गुण करने हैं। क्या मैं इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल, कैसे सर? मैंने कहा 15 लिया, 15 में 3 का दिया एंड 5 का गया कितनी बार, एक बार। तो यानी मैंने इसको लिख दिया कितना, 3 × 5 × 1 के रूप में लिख दिया, 3 × 5 × 1 के रूप में लिख दिया। तो मैंने क्या किया बेटा, आपको पता 3 कैसी है, अभाज्य संख्या है, 5 कैसा, अभाज्य संख्या है, 1 कैसा है, 1 की तो बात ही नहीं करते हो आप यहाँ पे, ना तो अभाज्य ना भाज्य की बात करते हो, ये तो आता ही नहीं। लेकिन आपको पता है 1 ले लेते, ना भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 3 और 5 दोनों ही कैसे, अभाज्य संख्या हैं। यानी मैंने यही तो कहा कि भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के तरीके को ही क्या कहा जाता है, आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। सर इसको कैसे लिखेंगे हम? प्रत्येक, आप ऐसे परिभाषा दे सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल यानी फैक्टराइजेशन या फैक्टर गुणनफल के रूप में व्यक्त या लिखा या विभाजित किया जा सकता है, यानी मैंने ये क्या कहा है बेटा आपसे, मैंने कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। बात वही है,
व्यक्त करना, लिखना या विभाजित करना, यही एक तरीका को, इसी चीज़ को प्रदर्शित करने को ही क्या कहा जाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। जब हम किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। और क्या है, तथा वह विभाजन जो होता है वो कैसा होता है, तथा वह विभाजन आद्वितीय, आद्वितीय यानी कैसा होगा बेटा, यूनिक होगा। अद्वितीय होता है, अद्वितीय यानी यूनिक होता है। यानी आपको पता जो विभाजन होगा वो हर एक नंबर का कैसा होगा, अपना अपना अलग अलग होगा, किसी का भी सिमिलर नहीं हो सकता। यानी अगर विभाजन भी कर रहे हो अभाज्य संख्याओं के रूप में तो वो भी कैसे आएंगे, आपके अलग अलग नंबर आएंगे, एक ही नंबर नहीं आ सकते। यानी अद्वितीय नंबर या अद्वितीय विभाजन होगा किसका, भाज्य संख्या का। राइट, समझ में आया। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण लिया मानो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 120 लिया। 120 कैसी संख्या है, 120 कैसी है, भाज्य संख्या है। इस 120 को मैं जब गुणनखंड करने जाऊंगा तो 120 में 2 का भाग गया कितनी बार, 16 बार, और 2 का गया कितनी बार, 13 बार, 2 का कितनी बार गया, 15 बार, और फिर 3 का गया कितनी बार, 5 बार, और 5 का गया कितनी बार, 1 बार। राइट, यानी आपको पता है कि आपने 120 को 120 को लिख दिया आपने 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 इंटू 5। तो आपको पता है 2 कैसी है, अभाज्य संख्या, 3 कैसी है, अभाज्य संख्या, और 5 कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो आपने देखा कि भैया भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लग गई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लग गई। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही तो कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही तो कहती है कि जब भी किसी भाज्य संख्या को आप किसमें, अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दे तो वहीं आपका क्या लागू हो जाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। और ये भी है कि आप अभाज्य संख्या का गुणनखंड करोगे तब तो कोई मैटर नहीं करता कि कोई भी क्रम से कोई चीजें चले, समझ रहे हो। जैसे आप मानो कि 196 का करोगे, आप 196 में आप 2 का दोगे भाई, 196 में मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो 196 में जब आप दोगे, ये अभाज्य संख्या तो 2 दिया, कितनी बार गया, और यहाँ कितनी बार, 18 बार। 2 का कितनी बार गया यहाँ पे, 4, और ये 9, फिर आपको पता 7, और फिर 7 का कितनी बार गया, 1। यानी यहाँ पे अभाज्य संख्या को कोई क्रम मैटर नहीं करता। देखो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए था, लेकिन 2 के बाद क्या आ रहा है, आपका 7 आ रहा है। यानी अर्थात कहने का मतलब यह है क्रम कोई मैटर नहीं करता अभाज्य संख्याओं का, क्रम कुछ भी हो सकता है, कोई भी पहले या बाद में कोई मैटर नहीं करता। एक ये बात ध्यान, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्रम कोई मैटर नहीं करता अभाज्य संख्याओं का। राइट, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आप नोट कर लेना, आप जो भी हो आप नोट जरूर कर लेना, ध्यान से नोट सब बनाते हुए चलने सबको, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग कहाँ किया गया था, प्रयोग कहाँ होता है, ये हमें समझना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग, प्रमेय के अनुप्रयोग कहाँ किए गए थे, के नेक्स्ट टॉपिक है अनु, यानी आपको पता है कि हमने अनुप्रयोग कहाँ किया गया था, इसका ये हमें समझना है। राइट, तो आपको पता है कि हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग कहाँ किया गया था, हमने किया था किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम आपने छोटी क्लास में पढ़े ना, कि किन्हीं दो संख्याओं का
किन्हीं दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM यानी आप यहां कह सकते हो महत्तम समावर्तक, या इन शॉर्ट में अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको मासा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मासा। ठीक है। LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक, यानी इन शॉर्ट छोटे में क्या बोल देते, इसको लासा बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब किन्हीं दो संख्याओं में HCF और LCM फाइंड आउट करना हो तो वहां किसका प्रयोग होता है? वहां अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग होता है किन्हीं भी दो नंबरों का HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि वहां जब भी आपको दो नंबर देंगे तो आप क्या करोगे, उनके वो जो भी भाज्य संख्या दी जाएगी उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में पहले व्यक्त करोगे, देन उसके बाद आप उसको हल करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ मैं, मान लो कि मैंने 10 और 20 लिखा, दोनों कैसी अभाज्य संख्या है, इनके HCF और LCM निकालना है। तो मैंने दिया 5 और ये कितना हुआ 5 का 1। आपको आते हैं गुणनखंड करना, तो 2 × 5 और 20 का आपको पता है कितना होगा, 20 का हुआ 2 10, फिर 2 कितना हुआ 5 और 5 का कितना हुआ 1। आपको पता 20 का करना है तो कितना हुआ यहाँ पर 2 × 2 × 5, राइट। अब मुझे HCF फाइंड आउट करना है किसका, 10 और 20 का। HCF का मतलब कि दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 लिख लिया जाएगा। इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, तो कितना होगा 10। तो 10 क्या हो गया, 20 और 10 का जो HCF होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा। यदि मुझे LCM फाइंड आउट करना है तो LCM ऑफ 10 and 20, आपको पता है HCF में हम कॉमन देखते हैं, लेकिन LCM में हम ये देखते हैं किसी संख्या का कितनी बार गया है, अधिक से अधिक। 2 का यहाँ एक बार गया है, यहाँ पर 2 का 2 बार गया है, तो 2 बार लिखेंगे 2 × 2। यहाँ का 5 का 1 बार गया है, यहाँ पर 5 का 1 बार गया है, तो कितनी बार गया है, 1 बार। तो 5 2 × 10, 10 2 × 20, तो कितना है बेटा इसका जो LCM है वो कितना हुआ, LCM जो होगा वो होगा आपका 20 और HCF जो होगा वो कितना होगा 10। लेकिन हमने यहाँ किसका प्रयोग किया, यहाँ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का तो किया, क्योंकि हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करके तभी तो HCF और LCM फाइंड आउट किया, राइट। क्लियर समझ में आया? ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा एक, नोट है, नोट। दो धनात्मक पूर्णांक A और B का गुणनफल A और B के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर दो संख्याएं आपको A और B दे रखा है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर A × B का जो गुणनफल है, जो मल्टीपल है, वो किसके बराबर होगा,
ए और बी के एचसीएफ के एचसीएफ ऑफ किसका बेटा ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ किसका ए कॉमा बी, इनके दोनों के बराबर होता है किन्हीं दो संख्या को। जैसे कि सर एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सर 10 and 20, 10 का 10 और 20 का जो एचसीएफ था वो एचसीएफ कितना आया था, अभी हमने किया था, आपको पता है ना कितना आया था 10, और एलसीएम जो कितना आया था बेटा निकाला था हमने 10 और 20 का, वो आया था 20। दो धनात्मक पूर्णांक कितने हैं हमारे पास 10 और 20। तो आपको पता है इनका जो, अगर मैं इसको नोट करूँ यहाँ पे तो 10 इंटू 20 बराबर क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम। फॉर्मूला यही है 10 ए इंटू बी, यानी 10 इंटू ए की जगह कितना 10 और बी की जगह कितना 20, तो 10 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा एचसीएफ ऑफ दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना बेटा 10 और एलसीएम दोनों नंबरों को कितना 20। तो दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ भी कितना है 200 और यहाँ भी कितना है 200। ये दोनों पक्ष कैसे हैं आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों पक्ष आपस में कैसे होते हैं कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों का अगर मल्टीपल अगर देखना हो तो वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के जो धनात्मक पूर्णांक है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, डन, समझ में आया। इसी एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन था, इतने ही कॉन्सेप्ट थे। अब थोड़े से हम एक्सरसाइज के ऊपर बात कर लेते हैं, आप ये नोट कर लेना। तो हम बात करें एक्सरसाइज के, आपकी ये बुक है, इसमें आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं एक्सरसाइज आपकी 1.1 जो दे रखी है आपको, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 20 and 26 and 169 का एचसीएफ कितना बेटा आपके पास 13 है या हो तो 26 इन 169 का एलसीएम का मान होगा। आपको पता, अभी आपने पढ़ा था, अभी हमने जाना है, अभी हम जानते वी नो दैट कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए इंटू बी का एचसीएफ जो है इंटू एलसीएम जो है वो इसके बराबर, दोनों गुणनफल के बराबर होगा, राइट ना। क्लियर है। तो कितना होगा यहाँ पे 26 इंटू 169 इक्वल टू एचसीएफ कितना बेटा आपके पास, एचसीएफ उसने दिया हुआ है 13 इंटू, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाला 26 और 169 का। हमेशा याद रखना कैलकुलेशन हमेशा पूर्ण नहीं करनी है तब तक आप पूरा क्वेश्चन को लिखना लो, तब तक आप कभी, जैसे कि आपने यहाँ 26 इंटू 169 का मल्टीप्लाई कर लो तब आप 13 का भाग दोगे, ऐसे तो आप बहुत समय लगा दोगे। तो स्मार्टनेस तरीके से करना है। कैसे कि 13 का आपको पता है अगर मल्टीप्लाई में कोई दोनों संख्या एक ही संख्या से कट रही है तो कट जाता है। 13 से कितनी बार कटा ये 2 बार और यहाँ कटा है 1 बार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी 169 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9 2 जा 18, कैरी लगी 1 और 16 दूनी 32 और 1 33, कितना हुआ बेटा 338 यानी 38। ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 26 इन 169, तो इसका आंसर कितना होगा 338 हो गया। यदि अगर दो संख्या आपकी 26 और 169 हैं और उनका मासा जो कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो उनका जो लासा वो कितना होगा 338 हो जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत।
अब जो है हम थोड़ा सा टास्क लेके चल रहे हैं। आज के लिए मैं थोड़ा सा अब इस एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करता हूँ पूर्ण तरीके से आपका, कल जो लेक्चर होगा, क्योंकि अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको टास्क दे रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चनों का, कुछ जो आपको करके लेके आने हैं खुद, ठीक है। अब मैं ये रफ कर देता हूँ, ये आप उतार लेना, ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले सकते हो आप। क्वेश्चन है जैसे पहला आपका SW जो है आपका दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 95 एंड 152 का SCF है, ये करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन जो आपको है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बारे में भी लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है आपका सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सही है, इसके बारे में बात करना है आपको। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको, ये आप कर सकते हो आसानी से, बड़े प्यार से कर सकते हो कि 15 और 118 और 224 का जो लासा है, ठीक है। आपके लिए इतना होमवर्क है, ये आपको करना है। जो क्वेश्चन ना हो मुझे कमेंट करिए, मैं अगले लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज तो यूँ हो जाती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक और बेस्ट ऑफ लक्स, और अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।